इरादे सरकार के ठीक नहीं है और कुछ इरादे ऐसे हैं जो इलेक्शन वगैरह को ध्यान में रख के प्री मेच्योर अनाउंसमेंट नहीं किया जाता। तो इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट आप सुनेंगे, है ना। बहरहाल अब ज़्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। शुरुआत किया जाए बेटा। स्केच सबको मिल गया है। ऑनलाइन वाले हमारे मित्र हैं, उनको हम अभी थोड़ी देर में उस पर अपलोड कर देंगे। बहरहाल कहाँ तक पहुँचे हैं बेटा? आज ये इलाका फिनिश करेंगे हम लोग, और सागर के जल का संचरण हम लोग पढ़ रहे थे, यही ना बेटा। इसमें एक हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया था ज्वार भाटा, एक हिस्सा हम लोगों ने अभी चर्चा शुरू किया है समुद्री धारा व तरंगे, वो थोड़ा बड़ा था, उस पर टाइम लग रहा है, और फिर तरंग पे बात करेंगे बेटा लास्ट में, ठीक है। और थोड़ा सा सागर के जल का खारापन, सैलिनिटी कैसे कैसे चेंज होती है, इस पर बात कर लेंगे, और फिर आप एक टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, है ना। तो मुझे लगता है हेडिंग आपने बनाया होगा क्या बेटा? हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा बात करते हैं। तो उपयोग होते हैं, जैसे खनिज तेल हम लोग सागरों से निकाल लेते हैं, गैस भी हम लोग सागरों से निकाल लेते हैं। इसके अलावा ढेर सारे खनिजों का बहुत बड़ा स्रोत भी है बेटा, संसाधन भी है सागर। अभी एक कंपाउंड मिला है सागर में जिसको हम लोग कहते हैं क्लैथरेट, नाम सुना है? नहीं? इसके अलावा आप देखते हो सागरों से हम लोग बिजली भी बनाने लगे हैं, है ना। ओटेक एनर्जी, ओशियन थर्मल, जो कन्वर्जेंस करते हैं ना, उसे सागर के पानी के ताप में जो अंतर होता है उससे भी हम लोग बिजली बनाते हैं। टाइडल एनर्जी बनाते हैं, यानी जब ज्वार आता है तो उससे भी हम लोग बिजली बनाने लगते हैं। वेव एनर्जी, तरंगों से भी ऊर्जा हम लोग प्राप्त करने लगे हैं। तो सागर तो बहुत प्रकार से बेटा हमारा उपयोग करता ही है। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो है फिशरीज है, मत्स्य उत्पादन है, जो सागरों का एक बहुत बेहतरीन आर्थिक उपयोग होता है। तो थोड़ा सा बेटा लिखेंगे हम लोग, पहले क्लैथरेट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखें, सागर में विशाल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस विद्यमान है। सागर में विशाल मात्रा में कौन से बेटा? मीथेन गैस विद्यमान है। मीथेन गैस की खासियत आपको पता ही है, जैसे कभी आपने पढ़ा हो तो गोबर गैस सुना है ना। एक प्लांट पहले बनाया जाता था, तो जानवर ही लोगों के पास नहीं है, अब तो डेयरी के पास जानवर हैं, तो अब तो गोबर गैस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। नहीं तो पहले गांव में सबके यहाँ ठीक ठाक पशु हुआ करते थे, तो गोबर गैस का एक कॉन्सेप्ट आया था। तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस भी निकलती है। मीथेन गैस के बारे में आपको पता है, ज्वलनशील गैस है ये। नहीं, ये जलती भी है। पूरा सागर का जो बेड है बेटा, ओशियन फ्लोर, वो मीथेन गैस से भरी हुई है। अब इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि गैस पानी के अंदर तो नहीं रह सकती, गैस है तो हमेशा वो पानी के बाहर ही आएगी। लेकिन मीथेन गैस सागर के तल पर पड़ी हुई है। उसके पीछे कारण है कि वो वाटर के साथ एक कंपाउंड बना के पड़ी हुई है, और ये कंपाउंड सिर्फ बहुत हैवी प्रेशर पे ही क्रिएट होता है।
जो मीथेन गैस के साथ एक कंपाउंड बना लेती है और उसको जैम या जेली जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। पूरा सागर क्लैथरेट से भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी उस क्लैथरेट को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी हमारे पास वो रिसोर्स नहीं डेवलप हो पाया कि हम उनको निकाल पाए। लेकिन अगर किसी दिन हम निकालने का साधन ढूंढ लिए क्लैथरेट को, तो ऊर्जा की समस्या बेटा हल हो जाएगी। इतना मीथेन गैस भरी पड़ी है सागरों में, क्लियर है। लेकिन वो गैसेस फॉर्मेट में ना होकर एक कंपाउंड फॉर्मेट में है, और पानी के साथ हाई प्रेशर पे एक कंपाउंड फॉर्मेट में है। देख लें, लास्ट लाइन बोलो बेटा तो आगे हम बढ़े। मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लिखें, यह सागर की गहराई में, यह सागर की गहराई में पानी के साथ, यह सागर की गहराई में पानी के साथ एक कंपाउंड बना लेती है जो जेली जैसी संरचना के रूप में होती है, जो जेली जैसी संरचना के रूप में होती है। इसे ही क्लैथरेट कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्लैथरेट कहते हैं। लिखें, पैरा चेंज करके, विभिन्न प्रकार से सागरों का प्रत्यक्ष उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी बिजली बनाई जाती है। तो तीन फॉर्मेट इसके बहुत प्रचलित हैं बेटा, तीनों का नाम लिखिए। पहला, वेव एनर्जी। वेव एनर्जी का मतलब क्या? सागर पे तरंगे चलती रहती हैं, तो कुछ इस तरह की टरबाइन बनाई जाती है जो उस तरंगों के जल का उपयोग करके बिजली बना लेती है। यूरोप वगैरह में तो काफी पॉपुलर है। भारत में चूंकि ऊर्जा के इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि अभी उन सब दिशा में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोस्टल एरिया है वो लगभग 6000 किलोमीटर का तो कोस्टल एरिया मुख्य भूमि का, लगभग 6000 किलोमीटर की तट रेखा अगर होगी, ये सब की संभावना तो बहुत है ना बेटा। लेकिन ये है कि अभी हम उसका पूरी तरह से दोहन, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पे जरूरत नहीं महसूस हो रही है। लेकिन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आगे बेटा, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। ये क्या है बेटा? इसमें भी टरबाइन ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप देखते हो बिजली बनाने के लिए हमको पानी चाहिए। डैम में हम पानी रोकते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? डैम बनाते हैं, उसमें पानी को रोकते हैं और एक टनल बनाते हैं जिसमें एक्सलरेट करके पानी को नीचे ले जाते हैं और उसी पानी से टरबाइन को चलाया जाता है। एक बात ध्यान से सुनो, बिजली बनाने की इस धरती पर सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा तरीका है नहीं। वो तरीका यह है कि टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, है ना। अब वो टरबाइन हाथ से घुमा लो, हाँ ड्यूटी लगा लो, घर में बारी बारी से चलाओ, हाथ से चलाओ, पानी से चलाओ, कोयले से चलाओ, परमाणु ऊर्जा से चलाओ, जैसे भी चलाओ, चलाना पड़ेगा। वो चलेगी तो ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट में कोई मैजिक थोड़ा ही होता है। अरे भाई, एक्सलेट करके पानी को टरबाइन के ब्लेड पे फेंका जाता है और टरबाइन की ब्लेड को घुमाने लगता है, बिजली का उत्पादन हो जाता है। तापीय ऊर्जा में जो भी बिजली बनाती है, एनटीपीसी वगैरह, वो क्या करते हैं?
कोयले से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से इंजन चलाते हैं, इंजन टरबाइन घुमाता है, टरबाइन ही घूमेगा। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में रिएक्टर में 2 तार लगा देते, बिजली निकलने लगती है ना? नहीं नहीं, उसमें भी यही सब प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर जो प्रोड्यूस करते हैं, वो परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। स्टीम वहां भी बनाते हैं, टरबाइन वहां भी घुमाते हैं। क्लियर है बेटा? हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये काम पानी कर देता है। काफी ऊंचाई से बहुत कैलकुलेटेड ढंग से टनल बनाई जाती है, जिसमें ऊंचाई से पानी उसमें आता है, एक्सलेट करता हुआ बाहर निकलता है, बस वहीं उसके ब्लेड लगा देते हैं और पानी ब्लेड से टकराता है और ब्लेड घूमना शुरू कर देता है। ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब ये जो टाइडल एनर्जी वो क्या है, वो जरा समझें। जब ज्वार आता है तो सागर का पानी ऊपर जाता है, भाटा आता तो नीचे आता, और आपको पता है कि ये फ्रिक्वेंटली होने वाली घटना है। अरे भाई, ये तो होती ही रहती, दिन भर में 2 बार तो ज्वार आ ही जाता है सामान्य रूप से। अब ये क्या करते हैं, ये पानी चढ़ता है, जिसमें बॉल्व लगाए रहते हैं, ये पानी तो चला जाता है, लेकिन भाटा जब आता है तो पानी उतर नहीं पाता, पानी को रोक लिया जाता है। अरे जैसे हैंडपंप आपका नहीं होता, वाल्व होता है, नीचे से पानी ऊपर आता है, लेकिन ऊपर से पानी नीचे नहीं जा पाता, वाल्व बंद हो जाता है। तो जब पानी चढ़ता है तो उस पानी को स्टोर कर दिया जाता है, और जब बाकी पानी उतरता है तो वो पानी वहीं रुक जाता है। अब उस पानी को छोड़ के बिजली बनाते रहते हैं, तब तक अगली ज्वार फिर आ जाती है। तो वाटर जो रिसोर्स हमारा है वो कम नहीं होने पाता, उस तरह से बिजली बना लेते हैं। आगे बेटा, ओटेक एनर्जी, ओटेक, इसको पूरा नाम है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, टेम्परेचर यानी सागर के जल के तापमान में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस से एनर्जी बनाते हैं। लिख लो एक लाइन, इसको क्लियर कर लो, क्योंकि एकदम नया सा शब्द है, कभी सुना नहीं है। लिखें, सागर के जल के तापमान के अंतर को उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्लियर है बेटा? मतलब एक ही स्थान पे सागर के जल के तापमान में अंतर होता है, यानी ऊपर का जल गर्म होता है और गहराई का जल ठंडा होता है सागर का। इसका उपयोग करके भी बिजली बना लेते हैं। पर्यटन में क्या उपयोग है वो आप बेहतर समझ रहे हो। पर्यटन में क्या उपयोग है बेटा? गोवा हुआ कभी जाओ तो समझ में आए, पैराग्लाइडिंग है, फलाना है, धमाका है, ये सब। और सागर पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र बने हुए हैं बेटा। खास करके आप देखते हो कि गोवा वगैरह में एक वहां पे पर्यटन का एक फिनोमेना स्कूबा डाइविंग कहते हैं, जिसमें मुंह में ऑक्सीजन वगैरह लगा के वो एक्सपर्ट लेके जाते हैं, थोड़ा नीचे, ज्यादा नहीं नीचे लेके जाते हैं। तो वहां क्या जाते हो पानी के नीचे देखने? मछली उछली है ना, अमूमन मैंग्रोव देखने जाते हैं, है ना। और मैंग्रोव तो तटों के किनारे किनारे ऊपर होते हैं, लेकिन एक बड़ी विचित्र सा पूरा वन होता है सागर के नीचे, जिनको हम लोग कहते हैं कोरल, मूंगा, नाम सुना है? बड़े कलरफुल होते हैं, बड़ा मनोहारी दृश्य होता है। तो मूंगा भी जो पूरे मूंगे का जो द्वीप वगैरह बना, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है, वो तो कोरल की अब तक की सबसे बड़ी संरचना है। तो कोरल माने मूंगा। तो मूंगा भी सागर के नीचे पाया जाता है, लेकिन हर जगह नहीं पाया जाता। 2 चीजें हैं, पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मूंगा, और दूसरा कि बहुत गहराई में नहीं पाए जाते, इसलिए उसको देखना थोड़ा सा 2-4-5 मीटर नीचे जाके सब इजी हो जाता है। ये भी उपयोग है। बहरहाल अगला,
मत्स्य उत्पादन के दृष्टिकोण से। यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मत्स्य उत्पादन के दृष्टिकोण से। देखो भाई, एक बात समझो, धरती पे हम मनुष्यों को भोजन चाहिए, है ना? और जाहिर सी बात है कि भोजन के तमाम स्रोत हैं हम लोगों के पास, और मनुष्य के बारे में खासियत है कि मनुष्य सर्वाहारी है, ऑमनीवरस है। यानी वो हाँ, साग सब्जियां भी खा सकता है, मांस मछली भी खा सकता है। क्योंकि हमारी जो फूड साइकिल है वो थोड़ी बड़ी है। सबसे बड़ी फूड साइकिल चाइनीज की है। चाइनीज के बारे में कहावत प्रचलित है कि कुर्सी मेज को छोड़ के हर चौपाया खा जाते हैं, एवरीथिंग। तो चौपाई में खाली कुर्सी मेज छोड़ देते हैं, अदरवाइज वो सब कुछ खा जाते हैं। तो उनकी फूडिंग हैबिट थोड़ी बड़ी है। इंडियन भी नॉन वेज खाते हैं, लेकिन इनकी जो रेंज है वो बड़ी लिमिटेड है। ये भी धर्म धर्म के हिसाब से थोड़ा डिमार्केटेड है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें तो इनका भी थोड़ा सा व्यापक रेंज है, ये कुछ भी खाते रहते हैं। नॉन वेज के नाम पे इनको कोई परहेज नहीं है। वो ऊंट खा जाएंगे, हाथी खा जाएंगे, कुछ भी खाते रहते हैं। हाँ, वो चाइनीज से जरा भी कम नहीं है। लेकिन इंडियंस का तो भाई चलो अपना एक रेंज है उसमें। तो फूड साइकिल अच्छी होना, बड़ी होना, ये गुड सिम्टम है, ये अच्छा सिम्टम, ये कोई बुराई नहीं है। कारण है कि खाने पीने का रिसोर्स जितना व्यापक होगा, हमें सरवाइव करने की संभावना उतनी बेहतर होगी। तो मनुष्य इस मामले में तो थोड़ा आगे है। जैसे आप देखते होंगे यूरोप में मोस्ट ऑफ दी लोग जो है ना, वो नॉन वेज यूज करते हैं। सागर के किनारे, अच्छा, खाने वाने का भी बड़ा एक विचित्र मामला है, फूडिंग हैबिट। खाना वाना पर्यावरण प्रभावित करता है, और जो हमारी फूडिंग हैबिट होती है, वहां का क्लाइमेट, वहां का पर्यावरण डिसाइड करता है कि हमारी फूडिंग हैबिट क्या है। अरे दुनिया गई भाड़ में, दुनिया करो किनारे, तो भारत में आ जाओ। पूरे भारत में हर जगह फूडिंग हैबिट एक बराबर है। अब अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ, तो मुझे लगता है कि उनका सारा जीवन चावल के इर्द गिर्द रहता है। उनका हर खाना चावल के ही आसपास रहता है, चाहे वो इडली खाएं, चाहे वो डोसा खाएं, चाहे वो कुछ भी खाएं। क्यों? एक बड़ा नाराज हो गया बच्चा, कहा कि बड़े नालायक है, रोटी काहे नहीं खाते? अरे गेहूं हो तब ना रोटी खाएं। गेहूं नहीं होता वहां। क्यों नहीं होता? गेहूं शीतोष्ण कटिबंधों का पौधा है, उष्ण कटिबंधों में गेहूं नहीं होता। क्योंकि गेहूं की एक विचित्रता है, आपको पता है कि ऋतुओं के संधि स्थल पे इसकी बुआई होती है। यानी गेहूं जब बोया जाता है तो तापमान बहुत कम चाहिए, जितना कम हो उतना ही बढ़िया है। और गेहूं जब काटा जाता है तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। यानी गेहूं को दो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जहां दो टेम्परेचर होगा बेटा, वही ना गेहूं होगा। साउथ में तो खाली एक ही टेम्परेचर रहता है, क्या, गर्मी गर्मी और गर्मी। और ये चीजें सूट करती हैं चावल के लिए, राइस के लिए। आपको पता है पंजाब में गेहूं की बहुत अच्छी फसल होती है। कहाँ है? वहां ये दो कंडीशन बहुत क्लियर दिख। यूक्रेन में आपने सुना होगा गेहूं बहुत होता है, रशिया में गेहूं बहुत होता है, पूरे प्रेरी प्रदेश में होता है, स्टेपी प्रदेश में होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ये दो ऋतुएं समझ में आ जाती है। पश्चिम बंगाल में आप चले जाओ, चावल। साउथ में और पश्चिम बंगाल में अगर आप देखो तो साल भर में जो चावल की दो फसलें काटी जाती हैं। एक चावल की फसल कटेगी तो फिर अगली नर्सरी तैयार करते हैं, फिर चावल की रोपाई होता है। हम लोग क्या तो गिरते पड़ते एक सीजन में ठीक ठाक से हो जाए, इस बार तो वो भी लक्षण नहीं दिख रहा है। तो वो कंडीशन अलग है बेटा। तो क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी फूडिंग हैबिट नहीं है? अब उत्तर भारत के लोग वही खाना खाते हैं जो साउथ इंडिया में खाया जाता है? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल की फूडिंग हैबिट अलग है। चावल का उत्पादन होता है, बोले बेटा, और समुद्र के किनारे हैं तो मछली। हाँ, मछली चावल उनका फेवरेट डिश है। तो इसीलिए पूरी दुनिया की जो फूडिंग हैबिट है, वो उसके इन्वायरमेंट को और क्लाइमेटिक कंडीशन को निर्धारित करती है।
जैसे आप देखोगे जितने कोस्टल एरिया के रहने वाले लोग हैं, माने तटवर्ती इलाकों के रहने वाले लोग हैं, उनके खाने में सी फूड बहुत होता है, यानी समुद्र से मिलने वाला जो खाना है वो बहुत होता है, और ज्यादातर वो नॉन वेज होता है। गोवा वगैरह में बड़ी तकलीफ हो जाएगी, दाल वाल ढूंढना मुसीबत हो जाएगी आपके लिए, है ना। वहां वेज का मतलब एक करी, है ना, वही वेज मान लें, आप वेज मान के खा लें, अदरवाइज तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो हर जगह की फूडिंग हैबिट है अलग अलग बेटा, और वो फूडिंग हैबिट निर्धारित करता है बेटा वहाँ का क्लाइमेट या उपलब्धता। कोस्टल एरिया में फिश वगैरह की उपलब्धता ज्यादा होती है, इसलिए लोगों के खाने पीने में वो शामिल है। हमारे यहाँ तो शौक वाला मामला है ना। चले लिखे, सागर के जिन क्षेत्रों में, सागर के जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी समुद्री धाराएं आपस में मिलती हैं, वहां तापमान सम हो जाता है। वहां तापमान क्या हो जाता है बेटा? सम। सम मतलब समान हो जाता है। किसका? पानी का टेम्परेचर सम हो जाता है। इसका क्या मतलब है बेटा, थोड़ा सा समझिए। लिखें, सागर का ठंडा पानी नीचे से आता है, इसलिए पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सागर का पानी कहां से आता है बेटा? नीचे से आता है, इसलिए पोषक तत्वों से भरपूर होता है, परिपूर्ण होता है। जब ये गर्म समुद्री धाराओं से मिलता है तो प्लैंक्टॉन्स के उत्पन्न होने की स्थितियां बन जाती हैं। प्लैंक्टॉन नाम सुना होगा ना बेटा। प्लैंक्टॉन्स के उत्पन्न हो जाने की स्थितियां बन जाती हैं। प्लैंक्टॉन के उत्पन्न हो जाने की स्थितियां बन जाती हैं। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा रुकिए, सुनिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे मैंने आपसे बोला था कि पूरा जो हमारा पर्यावरण है, पूरा हमारा जो बायोम है, पूरा हमारा जियोम है, उसमें आप देखोगे कि दो तत्व होते हैं बेटा। एक को हम लोग कहते हैं बायोटिक और एक को कहते हैं एबायोटिक। बायोटिक माने जीव जंतु, वनस्पति, सबको मिला के बायोटिक बोलते हैं। और एबायोटिक माने जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, सूर्यताप, माने जिसमें जीवन न विद्यमान हो। तो आपको पता है कि पृथ्वी पहले जो बनी वो भौतिक बनी, जैविक तो बाद में हुई ना बेटा, यानी जीवन का प्रादुर्भाव बाद में हुआ धरती पर। तो एक बात होता है कि जीवन और भौतिक से कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव जरूर है। वो कड़ी कहीं न कहीं से जाके जुड़ती जरूर होगी भौतिक से, तभी तो जीवन पनपा बेटा। बोल नहीं रहे हैं। धरती पहले तो भौतिक रूप से बनी थी, पर्वत पहाड़ ये सब बाकी चीजें थी, जीवन कैसे आ गया? तो कोई ना कोई ऐसा एक, जैसे चेन होती है ना, तो चेन की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी कड़ी को पकड़ते अगर चलें तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी कड़ी आपको जरूर मिलेगी जो भौतिक और जैविक को जोड़ देती हो। क्योंकि अगर जुड़ाव नहीं होता तो फिर धरती पे जीवन कैसे होता? तो ध्यान से सुनो, स्थलों पे ये जुड़ाव वाले हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक। और ये कौन है बेटा? वनस्पतियां। वनस्पतियां ही वो कड़ी हैं जो भौतिक और जैविक को जोड़ती हैं। वनस्पति को क्या चाहिए होता? सिर्फ भौतिक चीजें चाहिए होती हैं। उनको मिट्टी चाहिए,
उनको पानी चाहिए, उनको सूर्यताप चाहिए, वहीं से ना क्रिएट होती हैं बेटा। बोल नहीं रहे हैं? तो आप देखो इनको जो जो चीजें चाहिए वो कौन सी चीजें हैं? वो भौतिक चीजें हैं। बोल नहीं रहे हैं? उसे जीवन पनपता है। इसलिए इनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। और जब प्राथमिक उत्पादक आ गए तो फिर तो लहलहाने लगता है पूरा जीवन। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आ जाते हैं, फिर तृतीयक आ जाते हैं। घास हो गई तो बकरी आ जाएगी, हिरन आ जाएगा, फिर शेर आ जाएंगे, फिर क्या क्या आ जाएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे, है ना। तो यहां से जीवन, तो यानी स्थलों पे वो भूमिका किसकी है बेटा? वनस्पतियों की। वनस्पति अगर नहीं होगी, जो भयानक मरुस्थल है बेटा, वहां जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो आगे की पूरी चेन ही कट जाएगी ना। तो जो भूमिका स्थलों पे प्लांट की है, वही भूमिका सागरों में प्लैंक्टॉन्स की है। प्लैंक्टॉन्स भी सागरों में कनेक्टर के रूप में होते हैं, जो जीवन को शुरुआत करने की पहली चाबी होते हैं। और ये प्लैंक्टॉन्स को क्या चाहिए? थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर, सागरों का पोषक तत्व और सूर्य का प्रकाश। ये वनस्पति भी माने जाते हैं, ये जीव भी माने जाते हैं, दोनों श्रेणियों में इनको रखा जाता है। बहुत छोटे होते हैं और छोटी मछलियों के ये आहार होते हैं। कौन? प्लैंक्टॉन्स। जो छोटी मछलियां होती हैं उनके भोजन होते हैं प्लैंक्टॉन्स। और फिर मुझे लगता कहानी आप समझ रहे हैं, छोटी मछलियां तो फिर बड़ी मछलियां, बड़ी मछलियां तो सारी मछलियां, फिर एक सबसे बड़ी वाली मछली पहुंच जाती, जहाज वहाज लेके, है ना, मनुष्य। तो सागरों में ये जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं बेटा, वो प्राथमिक उत्पादक की भूमिका में होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर की भूमिका में होते हैं। वही सागर के जीवन का आधार बनते हैं। क्लियर है बेटा? तो एक बात तो तय हो गई, जैसे स्थलों पे आप देखते हैं कि जहां वनस्पति होगी जीवन का लक्षण वहीं होगा। सागर में जहां प्लैंक्टॉन्स होंगे वहीं जीवन का लक्षण होगा। तो प्लैंक्टॉन्स होंगे तो छोटी मछलियां होंगी, छोटी मछलियां होंगी तो बड़ी मछलियां होंगी, और पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम सागर का उत्पन्न हो जाता है, जहां जीवन लहलहा उठा। ध्यान रखना, अगर प्लैंक्टॉन्स नहीं तो जीवन नहीं। हंसी मजाक में आपसे बात हुई थी एल नीनो की, तो पेरू की धारा ठंडी थी और दक्षिणी विश्वती धारा गर्म थी। ये दोनों धाराएं कहीं ना कहीं मिली जरूर, और जहां मिली वहां प्लैंक्टॉन्स उत्पन्न हुए, और प्लैंक्टॉन्स उत्पन्न हुए तो मछलियां, पेरू के लोग मछली पकड़ते थे। और यही लोग ना बाध्य किए ईसा मसीह को कि नहीं नहीं पानी बरसाइए, तो उन्होंने एल नीनो पैदा किया। अब दोनों गर्म हो गई, मछलियां नहीं मर गई, प्लैंक्टॉन्स गायब हो गए। और प्लैंक्टॉन्स गायब हो गए तो मछलियां क्यों रहेंगी वहां? मनुष्य वहीं रहेगा ना भैया जहां भोजन वोजन की उपलब्धता हो। घूमने घामने भले चले गए कहीं, लेकिन पलट के भागते हैं। परमानेंट तो वहीं रहेंगे जहां भोजन की उपलब्धता हो। तो मछली नहीं तो एक कुआनो पक्षी होती थी, वो भी नहीं, वो मछली खाती है, वो भी गायब हो गई, तो पूरा सागर वीरान हो जाता है। ये ध्यान रखना, जिन स्थानों पे ठंडी और गर्म समुद्री धारा मिलेगी वहीं प्लैंक्टॉन्स उत्पन्न होंगे, जहां प्लैंक्टॉन्स उत्पन्न होंगे वहीं मछलियों का जमावड़ा होगा, और जहां मछलियों का जमावड़ा होगा वही मत्स्य उत्पादन होगा, वहीं दुनिया की मछलियां पकड़ी जाएंगी। और ये परिष्कृत इलाके हैं, ये आइडेंटिफाइड एरिया है जहां दुनिया बड़े स्तर पे मछली का उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ क्या उत्पादन होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि कोस्टल एरिया हमारा भी बड़ा है। आप कभी साउथ में जाएं तो आपको तो अचरज होगा, ऐसी ऐसी नाव ले लेके जाते हैं समुद्र में कि समझ में आता नहीं कि नाव लौट भी पाएगी कि नहीं लौट पाएगी। कुछ तो खाली पटरे उटरे जोड़ जाड़ के लेके निकल जाते हैं। यूरोप में आप जाके देखो तो फिशरीज इतना डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड है कि पूछो मत। जितनी आधुनिक संसाधन है, सैटेलाइट का उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं, सोनार की मदद से देख लेते हैं कि सागर के नीचे मछलियां हैं कि नहीं है, किस इलाके में उनका कॉन्सेंट्रेशन है। और वो इंडस्ट्री इतनी डेवलप है बेटा कि वो पानी की जहाजें लेके जब निकलते हैं तो महीनों महीनों बाद लौटते हैं, वहीं मछली पकड़ते हैं, उन्हीं मछलियों को वहीं प्रोसेस करते हैं, वहीं पैकिंग कर लेते हैं, फिर डिब्बा बंद करके तटों पे लौटते हैं।
हमारे यहाँ तो जो मछुआरे बेचारे, उनकी परेशानी है कि उतने ही दूर सागर में जाते हैं जहां से मछली पकड़ के और सही सलामत लौट आए। वो प्रिजर्व कहां से करेंगे, खराब हो जाएंगी ना मछलियां। तो ये सब बेटा उन लोगों का बड़ा डेवलप्ड एरिया है। तो कहां कहां है बेटा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला बेटा अटलांटिक महासागर, लिखें जरा शब्दों में। उत्तरी अटलांटिक के पश्चिमी भागों में। अब जरा मैप में महसूस करिए हम किधर की बात कर रहे हैं। मैप से बेटा समझो, उत्तरी अटलांटिक और इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी। तो उत्तरी अटलांटिक के पश्चिमी भागों में घटना होती है, वो आपको पता है। स्केच में भी देख सकते हैं, बाद में देखिएगा, तो दे ही दिया है आपको। चूंकि मुझे याद है तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं भी निकलवाता, देख देख के बोलता। तो उसमें आप देखोगे कि गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर की ठंडी धारा के साथ मिलती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, लैब्राडोर की ठंडी धारा है। ये कनाडा के पूर्वी तट पे नोवा स्कोटिया के पास मिलती है, एक जगह है। और उसी के थोड़ा नीचे देखोगे तो एक जगह है लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग द्वीप, तो लॉन्ग द्वीप से लेके नोवा स्कोटिया या नोवा स्कोटिया के ऊपर आप कह लो न्यू फाउंडलैंड, तो न्यू फाउंडलैंड से लेके लॉन्ग आइलैंड तक ये लगभग इलाका इतना बनता है बेटा। ये यहाँ पूरा जो माहौल है वही बन जाता है, यानी लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलने वाला पूरा माहौल बन जाता है। कहां से कहां बेटा, उत्तर में न्यू फाउंडलैंड से लेके दक्षिण में लॉन्ग आइलैंड तक, लॉन्ग द्वीप तक। देखो दिख रहा है बेटा, यहां देखो एकदम नोवा स्कोटिया आइलैंड जैसा है, मिला। नीचे आओ तो आपको दिखेगा लॉन्ग आइलैंड, थोड़ा नीचे आओ धीरे धीरे, नोवा स्कोटिया दिखा। थोड़ा नीचे आओ, एकदम नीचे नहीं, ना 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 ना, वहां नहीं। देखो मैं कहां उंगली रखा हूं, नोवा स्कोटिया थोड़ा सागर में निकला हुआ है बेटा। न्यू फाउंडलैंड मिला, उसके नीचे आओ थोड़ा धीरे धीरे, ज्यादा नहीं। नोवा स्कोटिया हो सकता है ना दिए हो, प्राकृतिक वाले में देख लो। नहीं मिल रहा है तो घर, हाँ प्राकृतिक वाले में देखो। उसी के और नीचे आओ, लॉन्ग आइलैंड दिखेगा, लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग आइलैंड से लेके न्यू फाउंडलैंड तक मार्क कर लो, नहीं फिर ढूंढना घर, हाँ हाँ करना, तो उसको वहां पे मार्क कर लो। और मैप खराब कर दिया जाता, देख रहे हो कितना बढ़िया बना दिए हम। ये पूरा इलाका जो बेटा मत्स्य उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है ना बेटा। देखिए बेटा, न्यू फाउंडलैंड से लेके कहां तक बेटा, चलो चलो वो ढूंढ लेंगे, आप अपना काम करो, लिखो। न्यू फाउंडलैंड से लेके कहां तक बेटा, लॉन्ग आइलैंड तक। अनेक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं, अनेक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। क्लियर है बेटा, कुछ का नाम लिख लिया जाए तो उनको हम लोग ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, बैंक, है ना बेटा। तो नाम लिखें, ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक,
सेंट पियरे बैंक, बाउंड्रस बैंक, ठीक है बेटा। ये बहुत बड़े बड़े मत्स्य उत्पादक क्षेत्र बन गए, कहाँ बेटा? यूएसए और कनाडा के पूर्वी तटों के पास, और बड़े स्तर पे मछली पकड़ी जाती है। और मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं कि मछली वही लोग पकड़ेंगे, पूरी दुनिया जाके थोड़ी पकड़ेगी, क्योंकि वो उनका आर्थिक क्षेत्र होता है ना बेटा, दूसरे देश का अधिकार नहीं होता। तो दूसरा इलाका लिखो बेटा, उत्तरी अटलांटिक का पूर्वी भाग। उत्तरी अटलांटिक का कौन सा बेटा? पूर्वी भाग। अब मैप में देखो, ये तो पश्चिमी भाग था ना बेटा, अब हम लोग किधर बात कर रहे हैं? पूर्वी भाग की तरफ। यहाँ एक बड़ी मजेदार घटना होती है, वो ये कि यहाँ ठंडी और गर्म समुद्री धारा तो नहीं मिलती, लेकिन माहौल वैसा ही बन जाता है, क्योंकि ठंडे इलाके में एक गर्म समुद्री धारा पहुंच जाती है, और ठंडे इलाके में जो गर्म समुद्री धारा पहुंचेगी तो वही माहौल बना देती है जैसा ठंडी और गर्म समुद्री धारा के मिलने से। वो आपने पढ़ा है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इस इलाके में पहुंच जाता है। अरे पढ़े हो भैया, जब हम तापमान पे चर्चा कर रहे थे तो मैंने बात किया था। अब होता यह है कि उसकी एक शाखा घूम के चली जाती उत्तर सागर में। किसकी? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक हिस्सा प्रवेश कर जाता है कहां? उत्तर सागर में। ये बहुत ठंडा इलाका है बेटा, और वहां ठंडी और गर्म समुद्री धारा वाला माहौल बन जाता है। क्लियर है? प्लैंक्टन्स उत्पन्न हो जाते हैं, बड़े स्तर पे मत्स्य उत्पादन किया जाता है। और यहाँ का एक फिश बैंक है जिसका नाम है डांगर बैंक। नाम सुना है? अरे बाप रे, काखा गागा है बेटा, ये ABCD है ज्योग्राफी का। तो डांगर बैंक कहाँ है बेटा? उत्तर सागर में है, और यहाँ दुनिया में सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है। कितने आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा सागर है और सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती कहाँ? उत्तर सागर में। लेकिन यहाँ एक देश नहीं पकड़ता, वो जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री के देश है ना, सब के सब मछली पकड़ते हैं, क्योंकि सबका वो इलाका है। लेकिन ओवरऑल बहुत बड़े स्तर पे मत्स्य उत्पादन किया जाता है। उसका नाम है क्या बेटा? डांगर बैंक। विश्व विख्यात है डांगर बैंक मत्स्य उत्पादन के लिए। लिखें, यहां ठंडी तथा गर्म समुद्री धाराएं तो आपस में नहीं मिलती। यहां ठंडी तथा गर्म समुद्री धाराएं तो आपस में नहीं मिलती, वरन इन ठंडे क्षेत्रों में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जल पहुंच जाता है। इन ठंडे क्षेत्रों में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल प्रवेश करता है। तापमान सम हो जाता है। तापमान सम हो जाता है। प्लैंक्टन्स के उत्पन्न होने की आदर्श दशाएं पैदा हो जाती हैं। प्लैंक्टन्स के उत्पन्न होने की क्या बेटा? आदर्श दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक हिस्सा उत्तर सागर में प्रवेश करता है, नॉर्थ सी में प्रवेश करता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक हिस्सा, एक भाग कहाँ बेटा? उत्तर सागर में प्रवेश करता है। मैप में देखो, नॉर्थ सी दिखा,
देखो जो मैप लेके बैठे हैं वो देखो, ग्रीनलैंड के नीचे देखो, देखा? एक मिनट में अगर नहीं ढूंढे तो हम लिखाना शुरू कर देंगे। देखो हम कहां दिखा रहे हैं बेटा, ब्रिटेन में पहुंचो, ठीक है, ब्रिटेन के पूर्वी तट की ओर देखो, उसमें कहां ढूंढ रहे हो, उसमें कहां तुमको मिलेगा। चलो ठीक है, अब देखना फुर्सत में। अफ्रीका में ढूंढोगे? ठीक है, चलो ठीक है, ढूंढना उसको। उत्तर सागर में प्रवेश करता है। यहां डांगर बैंक, इन्वर्टेड कामा में लिखे, नाम अब आइंदा भूलिएगा मत, और कोई नाम भूल जाए, ये किसी हालत में नहीं भूलना है आपको। कौन सा बैंक बेटा? डांगर बैंक लिखा है बोर्ड पे, देखिए, है ना बेटा? मत्स्य उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। मैंने भूगोल का ये एबीसीडी है बेटा, भूगोल पढ़ने वाला शायद ही कोई बच्चा हो जिसको डांगर बैंक ना पता हो, तो इसको पता कर लीजिए। ग्रांड बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, सेंट पियरे बैंक है, बाउंड्रस बैंक है, सब निगाह में रखिए बेटा, यही सब आपसे पूछेगा। बाउंड्रस बैंक कहाँ है? एक बच्चा बता दिया, उस पढ़ा तो था नहीं, तो बता दिया कि बाउंड्रस बैंक स्विट्जरलैंड में, क्योंकि उसको पता चला वहीं बैंक बैंक ज्यादा है। ये बैंक वो बैंक नहीं है, बैंक माने यहाँ किनारा है, मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों से लेना देना है, मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों को भी बैंक बोला जाता है ना बेटा? तो डांगर बैंक मत भूलिए बेटा, और सब भूल जाओ चलेगा, डांगर बैंक भूल जाओगे तो कहानी खराब हो जाएगी, है ना? लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि हर बैंक ठंडी और गर्म समुद्री धारा के मिलने से बने हैं, जबकि डांगर बैंक ऐसा नहीं है। बस वहां ये हुआ कि ठंडे क्षेत्रों में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का पानी पहुंच के माहौल वही बना देता है, ठंडी और गर्म के मिलने वाला, बहुत मछली पकड़ी जाती है बेटा, और बहुत हैवी, एक बड़ी विश्व प्रसिद्ध मछली है, आपने नाम सुना होगा, कभी देखा करो टीवी उवी ना, मैं तो देखता रहता हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी है, तो उसमें आपको फिशिंग उशिंग का भी एपिसोड दिखाता है, पानी की जहाजें वहाजे लेके सब पहुंच जाते हैं। तो बड़ी एक महत्वपूर्ण मछली है जिसका नाम है ट्यूना, है ना? और ये बहुत पसंद है और उस इलाके में बहुत पकड़ी जाती है, और बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी होती है। एक अगर ठीक ठाक, वो थोड़ी हैवी भी होती है, 40 45 50 किलो की एक फिश होती है। एक एक मछली मान के चलो 3 3 3.5 4 लाख में इंडियन करेंसी के हिसाब से बिकती है। तो अगर 10 20 पकड़ लिए भैया जी, तो फिर तो बढ़िया बिजनेस हो गया, सारा खर्चा वर्चा निकाल लेते हैं। ये सब करते रहते हैं लोग, हम लोग क्या ऐसे बड़ा डेवलप्ड नहीं है ना बेटा? आगे बढ़े, अब हेडिंग बनाइए प्रशांत महासागर। तो पश्चिम में उधर शुरू किए थे, तो पश्चिम में इधर भी शुरू कर दो, लिखें प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग। बस ध्यान रखना कि बाकी जगह फिश बैंक का कोई नाम नहीं है, नाम सिर्फ अटलांटिक महासागर में दिया जाता है ना बेटा? थोड़ा सुन लो फिर लिखना। जैसे जापान के बारे में आपने सुना ही होगा कि जापान कई द्वीपों का एक मिला जुला देश है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु। खैर ये भी आपसे पीसीस पूछा गया कि जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम बताइए,
तो कभी कभी सीधे नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऐसे ही पढ़ोगे तो कहाँ। हर बार मैं लिखाता हूं कि जापान के सबसे बड़े द्वीप होंसू के तट पे। हम मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में पढ़ा है, अलग बात है, लेकिन बोला ना जापान के सबसे बड़े द्वीप, और परीक्षा में अगर पूछा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो नहीं बताएंगे आप कहेंगे सर अलग से काहे नहीं लिखाए थे। हम नहीं लिखाएंगे अलग से, हम ऐसे ही लिखाएंगे। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है बेटा, उसका नाम है होंसू। होंसू के तट के पास क्यूरेशियो की ठंडी धारा आयोशियो की गर्म धारा के साथ मिलती है ना बेटा। अरे सॉरी, आयोशियो की ठंडी धारा क्यूरेशियो की गर्म धारा के साथ मिलती है। और ये जो क्यूरेशियो की धारा है ना बेटा, इसे काली धारा भी कहते हैं, इसे जापान की धारा भी कहते हैं। इसका पानी थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है, इसलिए उसको काली धारा भी कहते हैं, ब्लैक करंट भी कहा जाता है। तो आयोशियो एक ठंडी धारा है जिसको कमचटका की धारा भी कहते हैं, और क्यूरेशियो की धारा गर्म धारा है। हाँ, क्यूराइल भी कह देते हैं। तो ये दोनों क्या करती हैं बेटा, ये जापान के सबसे बड़े द्वीप होंसू के तट पे मिल जाती है, और माहौल वही बन जाता है जो बनना चाहिए। थोड़ा लिखो शब्दों में, लिखें जापान के सबसे बड़े द्वीप होंसू के तट पर जापान के सबसे बड़े द्वीप होंसू के तट पे आयोशियो की ठंडी धारा, क्यूरोशियो की ब्रैकेट में लिखेगा जापान की धारा, काली धारा, सब इसी का नाम है, के साथ मिलती है। जहां जापान बड़े स्तर पे मत्स्य उत्पादन करता है, जहां जापान बड़े स्तर पे मत्स्य उत्पादन करता है, मछली का उत्पादन करता है। क्लियर है बेटा। तो यहां पे फिर दो धारा मिली, एक आयोशियो की ठंडी धारा और एक क्यूरेशियो की गर्म धारा। इन दोनों की मुलाकात जापान के होंसू के तट के पास होती है, और जाहिर सी बात है कि यहां से मछली पकड़ेगा कौन, जापान। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी भाग, सॉरी ये तो पश्चिमी था ना बेटा, प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी भाग। अब यहां क्या होता है बेटा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, प्रवाह का मतलब ड्रिफ्ट बताया जा चुका है बेटा। उत्तरी प्रशांत प्रवाह का गर्म जल कैलिफोर्निया की धारा के ठंडे जल से मिलता है। यूएसए तथा कनाडा के पश्चिमी तटों के पास, अब घर पे स्केच निकाल के बेटा सब मिलाइएगा। यूएसए तथा कनाडा के पश्चिमी तटों के पास बृहद स्तर पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। क्लियर है बेटा। अब हेडिंग बना लीजिए, वेव्स या तरंग। आखिरी बेटा जो हिस्सा है उस पर बात कर रहे हैं, वेव्स या तरंग।
जैसे सागर की तो पहचान ही है बेटा ऊंची ऊंची तरंगें उत्पन्न होना, यही पहचान है। लेकिन एक चीज नोटिस किया होगा, ऊंची ऊंची तरंगें गहरे सागर में होती हैं। तट के पास अगर देखते हैं, कोस्टल एरिया में खड़े होकर देखें तो वहां तरंगे नहीं आती। वहां एक घटना देखने को मिलती है कि सागर का जल आगे आता है, फिर सागर का जल पीछे जाता है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है आगे पीछे का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और जब श्रृंग और गर्त का निर्माण होने लगता है तो इसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। तो गहरे जल में अनुप्रस्थ तरंगों का निर्माण होता है, ट्रांसवर्स वेव का निर्माण होता है। लेकिन छिछले जल में, कोस्टल एरिया में अनुदैर्ध्य तरंगों का निर्माण होता है। मतलब लहरें आती हैं, तटों से टकराती हैं, फिर पीछे जाती हैं, फिर आगे आते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट होता है। ये तो मुझे लगता है हर कोई महसूस करता है। अगर सागर को कहीं फोटो वोटो में देखा, पिक्चर में, तो आपको ये दिखता है। क्लियर है बेटा? लिखें। तरंगे वास्तव में सागर के जल की दोलन गतियां हैं। तरंगे वास्तव में सागर के जल की क्या बेटा? दोलन गतियां हैं। जो सागर के तल पे चलने वाले पवनों से निर्मित होती है। जो सागर के तल पे चलने वाले किससे बेटा? पवनों से निर्मित होती हैं, विंड से निर्मित होती हैं। क्लियर है बेटा? लिखें। सागर के तल पे ऊंची तरंगों के उत्पन्न होने की आदर्श दशा निम्न है। आदर्श दशा निम्न है। पहला, माने सागर के तल पे ऊंची ऊंची जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो कब उत्पन्न होंगी, उसकी एक कंडीशन है बेटा, है ना? तो पहला, अत्यधिक परिमाण में जल, मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। अर्थात सागर के जल की गहराई अधिक होनी चाहिए। दूसरा, सागर की सतह पर अस्थाई पवन चलने चाहिए। अस्थाई पवन मतलब एक ही दिशा में चलने वाले पवन ना बेटा। सागर के तल पे कौन से पवन चलने चाहिए बेटा? अस्थाई पवन चलने चाहिए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, पवन लंबी अवधि तक चलने चाहिए। माने ड्यूरेशन उनका थोड़ा लंबा होना चाहिए। हो गया बेटा? नेक्स्ट, पवन की गति तीव्र होनी चाहिए। पवन की गति क्या होनी चाहिए बेटा? तीव्र होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन एक साथ मिल गई तो सागर पे ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, और कभी कभी इतनी भयानक कि कल्पना 20 फीट मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न होने लगी। 20 फीट नहीं, मीटर। बड़ी बड़ी जहाजें संकट में पड़ जाती हैं कि कैसे उस पार निकलें। ये सब क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हवा का कमाल है। ये सागर के तल पे निरंतर चलते 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 फिर सागर के तल को ऑसिलेट कराना शुरू करती है, और जो लंबी अवधि तक चलती है दोलन धीरे 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 काफी ऊंचा हो जाता है और ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। लिखें, नोट बना लो बेटा। सागर के छिछले जल में
सागर के छिछले जल में अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य या इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल तरंगों का प्रभाव दिखाई देता है जो निरंतर तटों से टकराती रहती हैं तथा वापस लौटती रहती हैं। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 2, सागर के गहरे जल में लौटती रहती हो क्या बेटा। पॉइंट नंबर 2, सागर के गहरे जल में सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का प्रभाव दिखता है, ट्रांसवर्स जिसको कहते हैं, जो श्रृंग और गर्त का निर्माण करती है। सागर के गहरे जल में सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं बेटा, जो क्रस्ट और टर्फ का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं, सांप जैसा, है ना बेटा। और अनुदैर्ध्य तरंग कैसी, स्प्रिंग को खींचिए छोड़िए, लाइक दिस। क्लियर है। अब ये कुछ करती रहती है बेटा तटों पे, इनका कुछ काम होता है और ये काम आपको समझना है। तो अनुप्रस्थ तरंग तो गहरे सागर में होती है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ होती है बेटा, कोस्टल एरिया में, तटीय भागों में चलती रहती है। अब ये हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, कुछ काम करती रहती है। क्लियर है। और इसके काम में कुछ इसके असिस्टेंट हो जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, और फिर काम थोड़ा और तेज होने लगता है। जब ये तरंगे तटों से टकराती हैं तो उसके रेत, उसकी बजरी, उसके कंकड़ को साथ लेती हैं और दोबारा फिर उन्हीं के साथ हमला बोलती हैं, और तब इनकी शक्ति थोड़ी और बढ़ जाती है, और ये हमेशा तटीय भागों को काटती छांटती रहती है। और ये आपको छोटे समय, अरे बेटा ऐसे समझो ना, एक पानी का नल के नीचे अगर एक पत्थर की पट्टियां बनी है तो आप देखोगे उसमें भी थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। ये तो करोड़ों सालों से काम कर रहे हैं, क्या ये काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये तरंगें तटीय भागों में कुछ संरचनाएं बनाती बिगाड़ती रहती हैं। जो उनकी प्रमुख संरचनाएं हैं उनका नाम सुनो। पहला कि इन्हीं के कारण बीच का निर्माण होता है। बीच सुना है ना, सी बीच, एक समतल प्राय रेत का जो मैदान बन जाता है उसको सी बीच कहते हैं। इसका निर्माण कौन करता है, तरंगे करती हैं। कहाँ है इसमें झिझक रहे हो, तरंगों का निर्माण होता है। और जाहिर सी बात है ये निर्माण जो कोस्टल वाली तरंगे होंगी, यानी अनुदैर्ध्य तरंग होती है, वो निर्माण करती है। इसके अलावा लैगून का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा, लैगून। नाम सुना है लैगून का, क्या होता है। ना 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 ना, किसने बता दिया एक तरफ से चला है। ये तरंगे पूरे के पूरे सागर के जल को अपने से ही काट के रेत की रोधिकाएं बना के एकदम अलग कर देती हैं। और किसने बताया कि एक ओर से उसमें नाला खुला रहता है। अरे भैया सब हमको पता है, अभी हम सब लिखाएंगे आपको, लेकिन अगर किसी ने ये बताया है तो उसकी गलतफहमी है। ये कोस्टल एरिया जब कुछ ऐसी रहती है तो ये तरंगे रेत ला लाके पूरे रेत, अरे वही नहीं है लैगून, अभी नहीं देखा। केरल में जाके देखिए, लैगूनों का घर है केरल। केरल में लैगून ही लैगून, और चिल्का और वेम्बनाड ही थोड़ी, पुलिकट थोड़े ही लैगून झील है। लैगून का मतलब होता है छोटे छोटे जलाशय जैसी संरचनाएं बनाती हैं, कहीं से खुला खोली थोड़ी रहता है। ये रेत ही कुछ ऐसे ला ला के सागर के पानी को ही अपने से काट के, एक बच्चा बड़ा परेशान हो गया, कहा सर फिर पानी कहां से आएगा है? ना ना, ज्वार जब आता है ना तो सारा इलाका फिर भर जाता है।
और भाटा जब आता है ना तो फिर नेक टू नेक फिल हो जाता है, रेत की रोधिकाएं अपने बराबर जल को रोक लेती है ना भैया। और उसमें नाला नहीं बना होता कि पानी आए और पानी जाए, और पानी जाने का अगर साधन होता ना तो भाटा आने में एक बूंद पानी नहीं बचता, सारा पानी निकल जाता है ना। वैसा नहीं बेटा, खुला नहीं होता। तो ये सब गल्फ और बे का निर्माण करती हैं। खाड़ी जिसको आप बोलते हो ना हिंदी में, खाड़ी का निर्माण भी ये तरंगे ही करती हैं, कोई और नहीं करता। तो क्या क्या करती हैं बेटा, वही थोड़ा लिखना पड़ेगा। तरंगों के कार्य, पहला सी बीच का निर्माण, हिंदी में इसको पुलीन कहते हैं, तो पुलीन हम कह देंगे तो आप समझे नहीं पाएंगे हम कह क्या रहे हैं। सी बीच का निर्माण, ठीक है बेटा। अगला गल्फ तथा खाड़ियों का निर्माण, वो सही नाम है तो गल्फ एंड बे। जैसे, रुको बेटा खाली लिखो मत, जैसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, और हिंदी में बंगाल की खाड़ी। गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ मैक्सिको नहीं कहते, गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेकिन हिंदी में मैक्सिको की खाड़ी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। हिंदी में गल्फ और बे दोनों को खाड़ी कहते हैं, लेकिन गल्फ अलग संरचना है और बे अलग संरचना है, लिखें। तो गल्फ और बे का निर्माण क्लियर है बेटा। आगे पुलीन, सॉरी, लैगून का निर्माण, लैगून्स का निर्माण, तो थोड़ा लिख लो शब्दों में एक लाइन। तटीय भाग जब अधिक कटा फटा होता है तो, तटीय भाग जब अधिक कटा फटा होता है तो तरंगें रेत की रोधिकाएं बनाकर, दीवार बनाकर अपने ही जल को, यानी सागर के जल को पृथक कर देती हैं, अलग कर देती हैं। अपने ही जल को क्या कर देती हैं बेटा, पृथक कर देती हैं, अलग कर देती हैं। जलाशय जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, जलाशय जैसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर है बेटा। भारत में केरल को लैगून का घर कहा जाता है। भारत में केरल को लैगून का घर कहा जाता है, उस लैगून के टीले में ही नारियल की खेती खूब करते हैं। ठीक है। जब बड़े परिमाण में लैगून का निर्माण होता है, यानी जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जब बड़े परिमाण में लैगून का निर्माण होता है तो इसे लैगून झील कहते हैं। तो थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करो, पता नहीं क्या समझ पा रहे हो। लेकिन जब बड़े परिमाण में सागर के जल को रेत की रोधिकाओं द्वारा पृथक कर दिया जाता है, रेत की रोधिकाओं द्वारा अलग कर दिया जाता है। क्लियर है बेटा। तब इसे क्या नाम दे देते हैं बेटा,
लैगून झील कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं। तो चलो एक बात और समझ में आ गई कि झीलों के बनने का एक तरीका यह भी है। बहुत तरीके से झीलें बनती हैं, तो एक तरीका तो ये भी हो गया ना बेटा, बोले लैगून झील कहते। तो ये बताना नहीं है कि लैगून झील का पानी खारा होगा कि मीठा होगा। अंडरस्टूड है कि सागर का पानी ही अगर कट के अलग हुआ है तो उसका पानी खारा ही खारा होगा, इसमें कोई शक शुबहा है नहीं, है ना बेटा। तो कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, लैगून झीलें हैं भारत की, नाम जरा लिख लो। चिल्का कहाँ है बेटा? उड़ीसा, वेरी गुड। पुलिकट, दोनों में है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में है। लगभग 96% आंध्र प्रदेश में है, 4% तमिलनाडु में है, दोनों में है। इसी ढेर सारी किताबों में आप देखोगे कुछ में तमिलनाडु लिखा रहता है और कुछ में आंध्र प्रदेश लिखा रहता है, दोनों के एकदम बॉर्डर पे ही है। आगे वेम्बनाथ, बहुत खूबसूरत है बेटा, बहुत ही खूबसूरत है। आज के जमाने में तो भौतिक रूप से जाना जरूरी नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच सकते हो, मने आपका मन खुश हो जाएगा। बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। और वहां तो अभी पर्यटन इतना विकसित हो गया कि पूरी दुनिया से पर्यटक आने लगे वेम्बनाथ में। अटल जी को बहुत पसंद था, कल ही उनकी पुण्यतिथि थी अटल जी की, है ना बेटा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है वेम्बनाथ। वो प्रधानमंत्री रहते हुए तो नहीं जा पाते थे, लेकिन जब उनको मौका मिलता था वेम्बनाथ, जब वो कवि थे ना बेटा, तो कवि जो हृदय होता है वो थोड़ा अजीब तरह का होता है, तो वो वेम्बनाथ का शांत वातावरण एकदम ग्रीनिश उनको बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो वहां पे आज की डेट में पानी के ऊपर भी 5 स्टार होटल है, यानी वो पानी की जहाजें छोटे छोटे बनाए हुए हैं जो एकदम 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस है। एकदम सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं, कहीं चहल पहल नहीं, पानी एकदम ग्रीनिश, लैस ग्रीन पूरा माहौल। तो घूमने उमने के लिए कुछ लोगों को बड़ी शांत जगह चाहिए होती है, तो उनके लिए तो हेवन है बेटा, स्वर्ग है। लिखें वेम्बनाथ कहाँ बेटा? केरल। अब लिख जरूर लो, एक लाइन जोड़ लो, वर्तमान समय में पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान हो गया है। तो एक बात ध्यान से सुनना, लैगून अलग चीज है और लैगून झील अलग चीज है, ठीक है। लैगून मान के चलो सैकड़ों छोटे छोटे जलाशय जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, और जब बड़े परिमाण में जल इकट्ठा हो जाए तो उसको लैगून ना कह के लैगून झील कहते हैं। और ये कुछ तो नाम आपको मैंने बताया है, ठीक है बेटा। ये हिस्सा पूरा हुआ। अब एक हेडिंग बना लो, आज नहीं बात करेंगे, सागर के जल का खारापन, सैलिनिटी। हेडिंग बना के छोड़ दीजिए बेटा, फिर मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक बेटा, थैंक यू।